आईपीएल 2024 के लिए फाइनली रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर की फाइनल लिस्ट आ चुकी है और आखिरकार वो ट्रेड हो गया जो हार्दिक पांड्या को गुजरात से मुंबई इंडियंस लेकर के आता है और साथ में मुंबई इंडियंस से कैमरन ग्रीन आरसीबी चले गए हैं। तो ये बड़ी खबरें थी जो निकल करके आई हैं। अब एक एक करके हम सारी टीमों की बात करते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स से शुरू करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने फास्ट बॉलिंग का जो स्पॉट था वो सारे खिलाड़ियों को ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। अगर आप देखें बेन स्टोक्स को, ड्वेन प्रेटोरियस को, काइल जेमिसन को, सिसांदा मंगाला को, वो स्पॉट उनके लिए वैकेंट हो गया और उनके पास अब केवल एक ही फॉरेन फास्ट बॉलर बच गया है, वो है पथिराना। तो उनको बैकअप करने के लिए एक और फास्ट बॉलर उनको अपने स्क्वाड में चाहिए होगा। बाकी इंडियन फास्ट बॉलर भर के हैं और साथ में अंबती रायडू के जाने से उनके मिडिल ऑर्डर में एक स्पॉट खाली होगा। अब उसको क्या वो नया इंडियन बैट्समैन लेके आएंगे जो स्क्वाड में पहले से मौजूद है, निशांत सिंधु या शेख रशीद, उनमें से किसी को इस सीजन खेलने का मौका मिलेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन एक चीज पक्की है, जितने भी फॉरेन फास्ट बॉलर ऑक्शन में आएंगे ये उनके लिए बुरी तरह से जाएंगे क्योंकि इनके पास पर्स भी अच्छा खासा है। 31 करोड़ का पर्स इनके पास बच गया है। तो चेन्नई सुपर किंग्स इज लुकिंग फॉर अ फॉरेन फास्ट बॉलर। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज किया है और अब इनकी टीम में दो जगह जो फॉर श्योर खाली रहेंगी। एक तो इंडियन बैट्समैन जो इनको मिडिल ऑर्डर में चाहिए होगा क्योंकि इन्होंने मिचेल मार्श को भी रिटेन कर लिया है, डेविड वार्नर एक खेलेंगे ही खेलेंगे, फास्ट बॉलर इनको चाहिए होगा ही होगा। तो एक जगह इनके लिए जो बचती है वो देखनी पड़ेगी कि मिडिल ऑर्डर में इंडियन बैट्समैन कौन होगा और फॉरेन बैट्समैन कौन होगा, वो भी एक देखने वाली चीज इनके लिए रहेगी क्योंकि फास्ट बॉलिंग में ईशांत शर्मा टी20 क्रिकेट में उतने बेहतर प्लेयर नहीं माने जाते। बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वो बहुत युवा खिलाड़ी हैं। साथ में एक जरूर खलील अहमद की बात आप कर सकते हैं। तो इनको बॉलिंग भी देखनी है, स्पिन बॉलिंग शॉर्टेड है और मिडिल ऑर्डर में इंडियन बैट्समैन और फिनिशर इनको फॉर श्योर चाहिए होगा जो दिल्ली कैपिटल्स आने वाले ऑक्शन में ढूंढेगी। अब पर्स इनके पास भी अच्छा खासा हो गया है, 28 करोड़ का पर्स जो है वो दिल्ली कैपिटल के पास भी रहेगा। उसके बाद गुजरात की बात करते हैं और गुजरात को तो सबसे पहले कप्तान ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अपने कप्तान को छोड़ दिया है, हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया है। बाकी चीजें इनके लिए सॉर्टेड हैं। मिडिल ऑर्डर में इनको इंडियन बैटर और चाहिए होगा और फॉरेन बैट्समैन या ऑलराउंडर आप कह सकते हैं जिसकी जरूरत इनको और ज्यादा पड़ेगी क्योंकि इनमें देखें अभी वैसे ओडेन स्मिथ को इन्होंने बहुत ज्यादा खिलाया नहीं था, यूज था नहीं। अल्जारी जोसेफ को भी इन्होंने छोड़ दिया है। तो हो सकता है कि फॉरेन फास्ट बॉलर भी देखें। साथ में इन्होंने जो छोड़ा है वो शिवम माबी और यश दयाल को भी छोड़ दिया है। तो उन दोनों की जगह पर भी एक इंडियन फास्ट बॉलर देख सकते हैं। प्रदीप सांगवान थे, उनको भी छोड़ दिया है। तो उस जगह को भरने की कोशिश इनकी तरफ से रहेगी। तो गुजरात की टीम में एक बड़ा वैकेंट स्पेस बनेगा। एक तो मिडिल ऑर्डर में बनेगा, हार्दिक पांड्या की जगह कौन खेलेगा। दूसरा फॉरेनर्स को मैनेज करने में अगर ये केन विलियमसन को कप्तान बनाते हैं तो वहां पर भी ये फंस सकते हैं। उसके बाद केकेआर की टीम की बात करें तो केकेआर गंभीर वहां पहुंचे हैं तो वहां भी उस टीम में काफी सारे चेंजेस हो गए हैं। डेविड बीजे जिनको आंद्रे रसल का बैकअप बताया जा रहा था उनको छोड़ा गया है। शायद ये टीम वासडी लीड्स को टारगेट करेगी फॉर श्योर। कुलवंत खजरोलिया को छोड़ दिया गया है। बाकी जितने भी फास्ट बॉलर थे सबको छोड़ दिया गया। लॉकी फर्गुसन को छोड़ दिया गया है, शरदुल ठाकुर को छोड़ दिया गया, टिम साउदी, इवन उमेश यादव को भी छोड़ दिया गया। तो एक तो इनको इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए होगा, दूसरा इनको फॉरेन फास्ट बॉलर चाहिए होगा जो दो बैकेंट स्पेस मुझे लगता है इनकी टीम में है। बाकी स्पिन बॉलिंग इनकी बड़ी तगड़ी बन रही है। आंद्रे रसल, सुयश शर्मा और साथ में वरुण चक्रवर्ती। अब देखना यह है कि केकेआर किस तरह के विकेट्स पर इस वाले आईपीएल में अपने होम मैचेस खेलेगी। तो उस हिसाब से इनकी टीम अच्छी बन रही है और इनके पास बैट्समैन भी स्पिन खेलने वाले बेटर नजर आ रहे हैं। तो अच्छा शेप अप हो रही है। जो बेसिकली कचरा था उसको इन्होंने हटा के साइड कर दिया है और नए सिरे से केकेआर की टीम अब आपको बनती हुई दिखाई देगी। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने जिन खिलाड़ियों को छोड़ा है उनमें कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ओवरऑल अच्छी दिख रही थी, अच्छे प्लेयर थे। शायद ये ऑलराउंडर और देख सकते हैं जो इनके पास पहले जेसन होल्डर वाला स्लॉट था जो इन्होंने छोड़ दिया था, उसकी तरफ नजर रहेगी। उधर जेसन होल्डर को आरआर की टीम ने भी छोड़ दिया है, उस तरफ नजर रहेगी। बाकी टॉप 3 में इनके लिए बल्लेबाजी कौन करेगा क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल को ये ट्रेड करके लाए हैं, उनको किस जगह खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे क्योंकि लास्ट सीजन ये हो रहा था
कि ये कुछ खिलाड़ी जैसे इनके लिए खेल रहे थे, करण शर्मा को इन्होंने कुछ मौके दिए, मनन बोरा को कुछ ओकेजन्स पर खिलाया, तो इन सारे खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं किया। और मिडिल ऑर्डर में एक इंडियन बैट्समैन की इनको जरूरत है और साथ में ऑलराउंडर इनको ज्यादा चाहिए होगा। और इंडियन फास्ट बॉलर जो युवा खिलाड़ी हैं, युद्धवीर की बात करें या ठाकुर की बात करें, जिन्होंने अच्छा किया है और उनको रिटेन भी किया गया, प्रेरक मांकड़ को भी रिटेन किया गया, तो लखनऊ की टीम बड़ी शॉर्टेड दिख रही है, वहां पर कुछ ऐसा आपको नहीं मिलेगा। और पर्स की अगर बात करें, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ज्यादा पर्स भी नहीं है, 13 करोड़ का पर्स है। शायद ये एक ऑलराउंडर की तरफ देख सकते हैं जो इनकी टीम को बेटर बैलेंस दे सकता है। उसके बाद मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने बहुत सारे खिलाड़ियों को छोड़ा है, जिसमें एक तो सीधा ट्रेड हो गई, तो उसका तो कोई फायदा इनको होगा नहीं, हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या के आने से इनके मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और एक अच्छा सॉलिड बैटिंग ऑर्डर नजर आएगा। क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर आप देखें, रोहित शर्मा, ईशान किशन, फिर 3 नंबर सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर आप तिलक वर्मा को रख लें या जो भी आप देख लें, उसके बाद हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, फिर टिम डेविड है, फिर नेहल बढेरा भी हैं, तो अच्छा बैटिंग ऑर्डर इनके साथ जो है वो शेप होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इन्होंने रमनदीप सिंह को छोड़ दिया है, राइली मेरिडिथ को छोड़ दिया है, ट्राइसन स्टब्स को भी छोड़ दिया है, ज्यादा पैसे में थे नहीं, बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे प्लेयर हो सकते थे, जाय रिचर्डसन को भी छोड़ दिया, हालांकि डिवॉल्ट ब्रेविस को रख लिया है जो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। तो मुंबई इंडियंस अब इस ऑक्शन में ढूंढेगी फॉरेन फास्ट बॉलर और कुछ इंडियन फास्ट बॉलर जो इनको चाहिए होंगे, जो इस ऑक्शन में ढूंढेंगे। और इनके पास एक और खिलाड़ी है जो डोमेस्टिक में इस साल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन जिसका रहा है, विष्णु विनोद। पिछले साल भी इनको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली थी, इन्होंने बहुत अच्छा किया था मुंबई इंडियंस के लिए। इस बार देखना है कि ये कैसा प्रदर्शन करते हैं। बाकी स्पिनर शायद इनको और चाहिए हो सकता है बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोमारियो सेफर्ड को ये ट्रेड करके ऑलरेडी ले आए थे। तो मुंबई इंडियंस बेसिकली फास्ट बॉलर्स अभी भी ढूंढेगी, क्योंकि फास्ट बॉलिंग पिछली बार इनकी काफी कमजोर नजर आ रही थी। उसके बाद पंजाब की बात करें तो बलतेज सिंह को छोड़ दिया, भनुका राजपक्षे को ज्यादा खिला नहीं पा रहे थे तो उधर उनको छोड़ दिया। गुरनूर बरार बड़ी रेपुटेशन बनाई गई थी कि बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन खिला नहीं पाए ज्यादा अगर देखेंगे। मैथ्यू शॉर्ट को छोड़ दिया। राज अंगद बाबा और शाहरुख खान, ये दोनों बड़े सरप्राइज रिलीज थे मेरे लिए। शाहरुख खान का तो चलो मैं फिर भी समझ सकता हूं कि पैसे बहुत ज्यादा उनको देने पड़ रहे थे तो आपने छोड़ दिया, आपको पर्स खाली करना था। लेकिन सैम करन को भी छोड़ा जा सकता था। यूटिलिटी या ओवरऑल टीम में वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो 18 करोड़ से ज्यादा पैसे उनको दिए गए थे, अगर छोड़ देते और दोबारा खरीद लेते तो आपको 2-4 करोड़ रुपए की बचत वहां पर हो सकती थी। क्योंकि इस बार सैम करन के लिए टीम में 18 करोड़ तक तो नहीं जाने वाली थी, जिस तरह का पर्स और सारी चीजें थी, जो डायमेंशंस ऑक्शन की थी। तो सेंसिबल होता कि सैम करन को छोड़ते और वापस खरीद लेते, 2-4 करोड़ वहां पर बचाए जा सकते थे। बट राज बाबा जो फ्यूचर सुपरस्टार फॉर इंडियन क्रिकेट आप जिसको कहेंगे, उस खिलाड़ी को पंजाब की टीम ने छोड़ दिया। ये बड़ा शेमफुल भी है। एक तो यूटिलाइज नहीं किया उस खिलाड़ी को, अपॉर्चुनिटीज वैसे नहीं दी, वो इंजर्ड भी रहा और सारी चीजें हुई, लेकिन स्टिल पोटेंशियली एक बहुत बड़ा प्लेयर जो शायद पंजाब की टीम ने छोड़ दिया है। और आने वाले टाइम में इसके लिए वो रिग्रेट भी करेंगे कि राज अंगद बावा जैसे प्लेयर को उन्होंने जाने दिया, जैसे बहुत सारी फ्रेंचाइजीज को बाद में रिग्रेट हुआ कि उन्होंने उन खिलाड़ियों को जाने दिया। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए जेसन होल्डर को रिलीज करना मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज थी। बाकी जो चीजें थी ऑन द कार्ड थी, ओविड मकाई को छोड़ दिया, मुर्गन अश्विन को छोड़ दिया, कुलदीप यादव, केएम आसिफ, केसिफ करियप्पा, जो रूट की अगर बात करें अब्दुल बासित, आकाश वशिष्ठ, ये सब तो मेरे ख्याल से जाने ही थे। और इन्होंने एक जो ट्रेड किया था आवेश खान वाला, अगर आप देखें आवेश खान इनको चाहिए ही थे तो उनके जैसा दूसरा बॉलर ऑक्शन में ले सकते थे। आवेश खान बहुत ज़्यादा पैसे में खरीदे गए हैं, ट्रेड किए गए हैं बेसिकली। तो आई थिंक ये बड़ा सेंसिबल मेरे को लगा नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस भी उनकी ऐसा नहीं है कि एकदम टॉप नॉच रह रही है। जब वो दिल्ली कैपिटल्स में जैसे कर रहे थे वैसे जा रही थी। ही इज अ गुड बॉलर, बट आई थिंक जो प्राइस पे किया है राजस्थान रॉयल्स ने आवेश खान के लिए वो बहुत ज़्यादा है। अच्छी फास्ट बॉलिंग शेप अप हो रही है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इन्होंने कुछ फास्ट बॉलर छोड़ दिए हैं, तो ये भी फास्ट बॉलर देखेंगे। और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इनको भी चाहिए होगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर सेट है, स्पिनर्स भी सेट हैं ओवरऑल, तो इनको वो प्लेयर चाहिए होंगे अपने स्क्वाड में ऐड करने के लिए। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, ये बेवकूफ़ी कही जाए या एक सेंसिबल चीज़ कही जाए, पैसे तो ज़्यादा दिए हैं फॉर श्योर कैमरून ग्रीन के लिए। कैमरून ग्रीन बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आने वाले टाइम में हो सकता और बड़े प्लेयर बनेंगे, लेकिन 17 करोड़ जो डायमेंशंस ऑक्शन की हैं
उसके हिसाब से अगर आप देखें आरसीबी ने जो खर्च किया है, हालांकि आरसीबी के पास पर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पर्स जो है वो आरसीबी के पास है, लेकिन कैमरून ग्रीन का आई थिंक इसमें से माइनस नहीं हुआ है, तब भी 23 करोड़ बचेंगे। इन्होंने जॉस हेजलवुड को जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी वजह से छोड़ा कि वो पहले हाफ में आईपीएल में अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन स्टिल उनको रखा जा सकता था। सेकंड हाफ में भी अवेलेबल होते तब भी अच्छी चॉइस रहती। हालांकि अभी अगर आप देखेंगे इनके पास जो रीस टॉपली के रूप में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था वो मौजूद हैं, जिनको शायद ये खिलाएंगे इस सीजन, आप ज्यादा खेलते हुए देखेंगे। बाकी आप देखें अविनाश सिंह को इन्होंने ग्रूम किया, उस तरह से फाइंड किया स्काउट ने इनके, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अविनाश सिंह को छोड़ दिया, बिना कोई मैच खिलाए छोड़ दिया। ये बहुत सरप्राइजिंग चीज थी। हर्षल पटेल को जाना ही था ओवरऑल, केदार जाधव, माइकल ब्रेसवेल को छोड़ा इन्होंने, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा एक और खिलाड़ी थे जिनको इन्होंने बिना खिलाए छोड़ा, वो थे फिन एलन। मतलब 3 साल अपनी टीम में रखा और इसको मौका ही नहीं दिया। एक बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी, टॉप ऑफ द ऑर्डर आपके लिए काम आ सकता था, लेकिन वही था कि डुप्लेसिस और विराट कोहली जब ओपन कर रहे हैं तो फिन एलन को खिलाएंगे कहाँ। शायद मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई किया जा सकता था। कई बार होता है कि ओपनर है, आपके पास जगह नहीं बन रही है ओपनिंग में क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, तो आप कई बार जब बढ़िया प्लेयर होता है तो उसको मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई कर सकते हैं। ये आरसीबी ने किया नहीं और 3 साल रखने के बाद छोड़ दिया। सोनू यादव अच्छा टीएनपीएल का सीजन गया, उसके बाद उनको भी छोड़ दिया। वनिंदु असरंगा, मैंने हमेशा कहा कि जितने पैसे में इन्होंने खरीदा है और जो ये सोच रहे थे कि टीम को बैलेंस देंगे, बैलेंस कभी वनिंदु असरंगा ने दिया नहीं। इस टीम को हमेशा बैलेंस खराब करने वाले खिलाड़ी रहे, तो उनको छोड़ के तो खैर अच्छा किया है। वैन पर्नेल भी आज के टाइम में खत्म होते हुए खिलाड़ी में से कहूंगा मैं, तो उनको छोड़ना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। बट मेरे लिए माइकल ब्रेसवेल को छोड़ना, फिन एलन को छोड़ना, जॉस हेजलवुड को छोड़ना, ये कुछ जो रिलीज थे वो आरसीबी के सरप्राइजिंग थे। ऊपर से रिटेन किसको कर लिया? दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, कमाल है। मतलब आरसीबी के थिंक टैंक को दाद देनी पड़ेगी कि वो किन घोड़ों को बैक कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इसके नतीजे और देखने को मिलेंगे, अब तक जिस तरह से रहे। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बात करें तो इन्होंने आदिल रशीद को रिलीज किया है, अकील हुसैन को, हैरी ब्रुक्स पैसे शायद ज्यादा थे, वैसे तो प्लेयर जरूर जिस तरह का पोटेंशियल उन्होंने दिखाया था, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जरूर परफॉर्म करेंगे। स्पिन के खिलाफ उनका गेम वीक था, आप एज ए ओपनर उनको ट्राई किया था, वहां सक्सेसफुल हुए थे, तो टाइम दिया जा सकता था उनको और, लेकिन शायद पैसा एक बड़ा फैक्टर था जो जितनी बड़ी कीमत उनके लिए चुकाई थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने, तो इसलिए शायद उनको छोड़ा गया। कार्तिक त्यागी को छोड़ना एक बड़ा सरप्राइज मैं कहूंगा, क्योंकि एक पोटेंशियली अच्छा बॉलर है, तो शायद वहां भी पैसा जो था वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बड़ी चीज थी, तो जिस वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने जो है वो छोड़ा है। अब सनराइजर्स हैदराबाद के पास अच्छा खासा बजट बच गया है, 34 करोड़ के आसपास का बजट बचा हुआ है और इनको अब और प्लेयर खरीदने हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि सनराइजर्स हैदराबाद अपनी टीम कैसी बना सकते हैं, क्योंकि टॉप 3 में अगर देखें तीनों इंडियन बैट्समैन, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, वहां पर इनको एक फॉरेन प्लेयर बीच में जरूर डालना पड़ेगा, और कैसे करेंगे वो एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। मिडिल ऑर्डर इनके लिए शॉर्टेड रहेगा, क्योंकि जो खिलाड़ी अब इनके पास हेनरिच क्लासन के रूप में, ग्लेन फिलिप्स के रूप में है, तो वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट स्टिल टॉप ऑफ द ऑर्डर एक फॉरेन बैट्समैन इनको चाहिए होगा। बाकी गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। लुक्स गुड टीम सनराइजर्स हैदराबाद, बट अभी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत काफी ज्यादा इस टीम में भी है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल सारी टीमों का रिटेंशन, जो किन किन खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है, रिटेन किया गया है। पर्स एक बारी मैं बता देता हूं आपको, चेन्नई सुपर किंग्स के पास मोटा पर्स है 31 करोड़ का, और सिर्फ फास्ट बॉलर देख रहे होंगे। डीसी के पास 28 करोड़, जीटी के पास 23, केकेआर 32, एलएसजी 13, ज्यादा कुछ उनको चाहिए नहीं। एमआई के पास 15 भी वो हार्दिक का ट्रेड अभी इसमें देखना पड़ेगा। पंजाब के पास 29, आरसीबी के पास भी ये ट्रेड जो हो गया है तो उसके बाद 23 बचेगा। आरआर के पास 14, एसआरएच का 34। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो एसआरएच वो टीम है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे रहेंगे और प्लेयर भी उनको चाहिए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जिस टीम को खिलाड़ी चाहिए वो केकेआर की टीम है, जिनके पास 12 स्लॉट अवेलेबल है और 4 ओवरसीज खिलाड़ियों के स्लॉट अवेलेबल है, और पैसा भी इनके पास ठीक ठाक है। 32 करोड़ का अमाउंट लेकर के इस बार के आईपीएल ऑक्शन में जाएंगे। तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो, आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।